हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया टॉपिक क्या है आपका सेंटर ऑफ मास। आज हम सेंटर ऑफ मास आपको बताएंगे। द्रव्यमान केंद्र नया टॉपिक है, नया चैप्टर है और इंग्लिश में इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं और हिंदी में द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय की सारे वीडियो जो है खत्म हो चुके हैं, मीन्स चैप्टर उसका खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल से ख़त्म किया है चैप्टर को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा है या फिर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को साथ में प्रेस करिए ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र आज आपको हम समझाएंगे। ठीक है, उससे जस्ट पहले हम आपको कणों का निकाय क्या है, ठीक है, कणों का निकाय क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पहले हम आपको ये समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से पहले। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए क्या कणों का निकाय क्या होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बस हम आपको सिर्फ और सिर्फ समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। वैसे ये बताओ, जो कणों का निकाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कण किन चीजों से मिलकर बनता है। पहले तो आपसे ये पूछते हैं, पिंड किन चीजों से मिलकर बनता है। भाई छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर बनता है पिंड। चलिए अब आपको हम फिगर बनाकर दिखाते हैं। ओके, ये छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, तो पिंड किन चीजों से मिलकर बनता है। भाई प्रत्येक छोटे छोटे कणों से ही मिलकर तो बनता है पिंड, है ना। क्या कि छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बनता है पिंड। ठीक है, तो वैसे ही हम आपको कणों का निकाय बताएंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं। क्या है ये छोटे छोटे कण जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल। क्या कहते हैं, कण। क्या है ये क्या है, कण है और ये सारे पार्टिकल्स हैं, कणों हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे कण हैं। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब बहुत सारे कण और पार्टिकल का मतलब एक कण। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है लिखकर कि ये पार्टिकल है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ तो आप भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कणों का निकाय क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि जो कण हैं, छोटे छोटे कण, इन छोटे छोटे कणों से मिलकर पिंड बनता है। या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि प्रत्येक पिंड जो है असंख्य कणों से मिलकर बनता है ना। यही तो, प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बनता है, मतलब अनगिनत। क्या आप गिन सकते हैं उन कणों को? नहीं, मैं भी नहीं गिन सकता। ठीक है, तो
छोटे छोटे कण होते हैं। आपने कभी देखा होगा जब सूर्य नारायण की किरणें जब सुबह सुबह सूर्य भगवान की किरणें जब पड़ती हैं तो कोई झाड़ू लगा होता है या फिर कोई तेज से चद्दर झटकता है तो उसमें से क्या उड़ते हैं, धूल के कण उड़ते हैं। और जब वो रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, या फिर आप टार्च ही रात में दिखा लीजिए और रात की मैं बात कर रहा हूँ, रात में आप चद्दर झटकिए और उसमें टार्च दिखाइए सामने से तो देखिएगा कि इतने छोटे छोटे कण वो क्या है, पार्टिकल ही तो हैं, वो भी पार्टिकल ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पार्टिकल ही कहलाएंगे। उसी तरह भाई आप ईंट का जो बनता है, मिट्टी का पहले बनता है तो छोटे छोटे कणों से ही तो मिलकर बनता है क्या, ईंट। ठीक है, कच्चा ईंट, फिर इसके बाद उसको पकाया जाता है। तो मान लीजिए लोहा है, गोले आकार का मान लीजिए लोहा है, वो भी जो है छोटे छोटे कणों से ही मिलकर तो बना है। बताइए भाई, अब ये भी आप मान लीजिए क्या, पानी ही ले लीजिए कि बूंद बूंद से, छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है, ये भी आपने सुना होगा। तो भी लगभग क्या हो जाता है, इसी तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर एक बड़ा पिंड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको कणों का निकाय समझा रहे हैं और उसी के साथ आपको कण भी मालूम होना चाहिए और पिंड किससे मिलकर बनता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कणों का निकाय क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये भी समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक, भाई बहुत सारे हैं, कण बहुत सारे हैं ना, तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि दो या दो से अधिक कणों के निकाय का ऐसा समूह, ये समूह ही तो है भाई, ये ग्रुप ही तो है, ऐसे हमने कर दिया। और ये क्या है, कणों का क्या है, समूह है। दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, किसका समूह, कणों का। भाई दो या दो से अधिक पार्टिकल्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे एक दूसरे पर या फिर जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, एक दूसरे पर बल F आरोपित करें। ठीक है, एक दूसरे पर बल आरोपित करें, F भी तो है, फोर्स से डिनोट करते हैं भाई, सॉरी फोर्स को हम F से ही तो डिनोट करते हैं। ठीक है सॉरी, तो क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो सब एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, आरोपित बल आरोपित कर रहे हैं। क्या बल आरोपित कर रहे हैं, तो इस प्रकार के निकाय को क्या कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं, या इस प्रकार के कणों के समूह को क्या कहते हैं, कणों का निकाय कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, कणों का निकाय कहलाता है। अब मैं लिख रहा हूं दो या
दो से अधिक दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें। क्या करें? बल आरोपित करें। कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? कणों का निकाय कहलाता है। क्या कहा मैंने कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप, कई पार्टिकल्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित करें, फोर्स लगाएं, मतलब बल आरोपित करें, कणों का निकाय कहलाता है। कणों का निकाय कहलाता है। अब प्रत्येक पिंड बना दे रहा हूं, ये पिंड, ये पिंड, ये पिंड, बहुत सारे हैं। तो ये क्या है देख लीजिए आप। प्रत्येक पिंड प्रत्येक पिंड, बहुत सारे पिंड इसलिए बना दिए गए हैं, बनाया है हमने कि आपको ये ना लगे कि जो है भाई प्रत्येक पिंड बता रहे हैं सर जी, है ना। तो प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कण हैं ना इसमें 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 इसमें। अब भाई कोई पिंड ले लो आप, ठीक है, और उसको आप सपोज करो, ठीक है, देखो उसको, और फिर उसके बाद जो है उसको फोड़ दो। मान लीजिए आप कांच ले लें आप, ठीक है, जो बिल्कुल सॉलिड टाइप का हो, खोखला ना हो कांच, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, गिर जाता है तो इतने टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसको गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनको भी क्या कहेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही तो पूरा एक कांच बनता है ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी, तो प्रत्येक पिंड, याद रखना कि प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पिंड असंख्य कणों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब भाई न्यूटन के गतिका के तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, और दूसरी बात, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि जो इसमें मैंने बताया आपको कि दो या दो से अधिक कणों का ऐसा समूह जिससे कण एक दूसरे पर बल आरोपित, भाई बल आरोपित कर रहे हैं ना, तो दो जो कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित कर रहे हैं, इस बल को हम आंतरिक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? आंतरिक बल। ये बल आंतरिक बल कहलाते हैं, इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। जो कण एक दूसरे पर जो बल आरोपित करते हैं, इस बल को हम आंतरिक बल कहते हैं। और इस आंतरिक बल के बारे में अब बता रहे हैं हम आपको कि
न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार जब कण एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं तो क्या होता है? न्यूटन के गति के नियमानुसार इनका परिमाण बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती है। परिमाण बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती है। अतः आंतरिक बल के युग्म परस्पर निर्जित हो जाते हैं और आंतरिक जो बल है इनका परिणामी जो है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नेगेटिव के बराबर मतलब शून्य हो जाता है। ठीक है, आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्या कि जो आंतरिक बल है ये, ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार मैंने फिर से आपको बताने का प्रयास किया है। फिर से बता रहे हैं आपको कि न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार जो एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं परिमाण में ये बराबर तथा इनकी दिशा क्या होती है? चेंज होती है, परिवर्तित रहती है। ठीक है, और अतः जो आंतरिक बल हैं इनके युग्म परस्पर निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, अतः इनका परिणामी शून्य हो जाता है। क्या रहता है? शून्य होता है। आंतरिक बलों का परिणामी शून्य होता है। अतः कोई कण जो है विरामावस्था अथवा गति की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए या फिर गति की अवस्था को या विरामावस्था में परिवर्तन करने के लिए, गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए और विरामावस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। भाई विरामावस्था में रखी कोई वस्तु बिना बाह्य बल लगाए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती है और कोई वस्तु गति अवस्था में है तो बिना बल लगाए वो रुक नहीं सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कणों का निकाय समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी कणों का निकाय का डेफिनेशन लिख दिया है ताकि मैं बोलते समय आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम आपको सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। अब हम द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे और ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको बताएंगे सेंटर ऑफ मास। भाई सेंटर ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र टॉपिक भी है और द्रव्यमान केंद्र चैप्टर भी है। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र चैप्टर के अंतर्गत हम द्रव्यमान केंद्र का टॉपिक भी पढ़ेंगे। भाई द्रव्यमान केंद्र होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे ना। तो आपको हम पहले ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भौतिक निकाय की ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति, किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु, उससे संबद्ध लगाओ या न लगाओ, आप ऐसे भी सिंपल से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी, क्या बताया मैंने कि किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भौतिक निकाय की स्थानांतरीय गति को
ट्रांसलेटरी मोशन को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा, एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उस निश्चित बिंदु की गति को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। सिंपल सा है, ठीक है, याद हो गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, बुक वाला भी नहीं मिला है, या फिर बुक वाले को मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, कि नहीं मैं बुक से पढ़ के आया हूँ तो आपको वही बता दूँ, नहीं, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है और कुछ अलग से आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अपने तरीके से, ठीक है। तो किसी भौतिक निकाय को स्थानांतरीय या फिर किसी भौतिक निकाय के स्थानांतरीय गति को उससे संबद्ध एक निश्चित बिंदु की गति द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु को अर्थात इस निश्चित बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कण है और कण को हम हवा में फेंकते हैं तो इस कण का पथ परवलयाकार हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक हथौड़ा ले लेते हैं जिससे हम लोग कील ठोकते हैं, उस हथौड़े की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक हथौड़ा ले लेते हैं और उसको हवा में हम फेंकते हैं तो घूर्णन के कारण कण का जो क्या पथ है, घूर्णन के कारण कण का जो पथ है वो अत्यंत जटिल होता है तथा क्या होगा, जो बिंदु C होगा, जो निश्चित बिंदु C होगा वो क्या होगा, उसका पथ परवलयाकार होगा। आपको मैं एग्जाम्पल के दौरान आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। ओके, भैया हथौड़ा ऐसे ही तो होता है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र ये, इसका ये, और ये ऊपर हवा में फेंकते हैं तो पथ क्या हो जाता है इसका, ये है। और इसका द्रव्यमान केंद्र ये है और द्रव्यमान केंद्र ये है, ओके। और इसका द्रव्यमान केंद्र ये है और यहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र ये है। ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये C से इसको करते हैं, जिसका
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हथौड़ा ले लेते हैं, हथौड़े को हम हवा में फेंकते हैं, ठीक है। तो घूर्णन के कारण, रोटेशनल के कारण हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जब हम सेंटर ऑफ मास को खत्म करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है आपका वो रोटेशनल मोशन ही है, घूर्णन गति ही है। आपको वहां पर आप घूर्णन गति समझाएंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशनल की बात आई है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि घूर्णन के कारण क्या होता है। घूर्णन के कारण जो कण हैं, ठीक है, कण का पथ इनका अत्यंत जटिल होता है तथा जो बिंदु सी है, ये बिंदु सी है, दिख रहा होगा आपको, बिंदु सी का पथ परवलयाकार है, बिंदु सी का पथ परवलयाकार है, ठीक है। अतः गति के नियमों के अनुसार हथौड़े की जो गति है वो बिंदु सी प्रदर्शित करती है, हथौड़े की जो गति है वो बिंदु सी से प्रदर्शित होती है, और इस बिंदु सी को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। बिंदु सी को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास को हम सी से डिनोट करते हैं या फिर हम इसको सीएम भी कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास सी से भी डिनोट करते हैं और इसको सीएम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये सीएम वो वाला सीएम ना समझ लेना चीफ मिनिस्टर, नहीं, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को सीएम से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ये द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है। किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप देख लीजिए, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। क्या, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित तो मान सकते हैं। इसे हम सी अथवा सीएम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम बताते हैं आपको, हम लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का, इसका निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र को
सी अथवा सीएम से डिनोट करते हैं। सी अथवा सीएम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो समझ लिए होंगे परिभाषा क्या कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जिस पर स्थानांतरीय गति के अध्ययन के लिए निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। इसको हाईलाइट मैंने इसलिए किया क्योंकि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं ये। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र को हम सी अथवा सीएम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे सेंटर ऑफ मास में तो हम सी अथवा सीएम का यूज करेंगे। फिर आप वहां डाउट मत होइएगा ये सी कहां से आ गया, सीएम कहां से आ गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कायदे से देख लीजिए और तैयार कर लीजिए पूरा। और द्रव्यमान केंद्र एग्जाम्पल सहित पेपर में पूछा भी जाता है। कहा जाएगा कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आप हथौड़े का उदाहरण ले लीजिएगा और आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आपको द्रव्यमान केंद्र समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र आवश्यक नहीं है कि वो द्रव्यमान हो। क्या द्रव्यमान केंद्र मतलब यह आवश्यक नहीं है, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि जो द्रव्यमान केंद्र जो है द्रव्यमान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप समझ लीजिए द्रव्यमान ही द्रव्यमान केंद्र है, नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये 11th की क्लास कंटिन्यू चल रही है, आप ज्वाइन करिए और डेली का डेली जो है क्लास चल रही है। आप पीछे ना हो, आपका कुछ कोर्स ना छूटे। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, लगभग आप मैं जो बोलता हूँ आप के लिए वो पेपर के लिए या आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट डे में नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है। जो कि पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसी वीडियो से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्थिति सदिश के पदों में दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान केंद्र का फार्मूला क्या होता है, व्यंजक की व्युत्पत्ति कैसे करेंगे और स्थिति सदिश के पदों में दो कणों के द्रव्यमान केंद्र का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देरी ना करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं या फिर ऑनलाइन आऊं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। ठीक है, और अभी ये क्लास 11 की चल रही है जो कि हिंदी मीडियम की है क्लास, और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11, 12 फिजिक्स के लिए मैं जब स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा जानकारी कि कब से हम 11, 12 फिजिक्स क्लास कब से स्टार्ट करेंगे, ये जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ठीक है,
क्योंकि अभी स्कूल तो खुले नहीं है, इसलिए हम आपको क्लास 11 12 की सीबीएसई क्लासें अभी नहीं स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अब हम फोकस करते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश के पदों में कथन क्या होता है, व्यंजक कैसे निकालते हैं, व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, सारी जानकारी हम बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं बोर्ड पे। क्या दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ओके, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर हैं, वीडियो देख रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो आप इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप अगर बीएससी करें आगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ेगा उसमें बीएससी में, तो अगर पीसीएम लेंगे तो, अगर बायो के होंगे तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर पीसीएम लेंगे तो उसमें फिजिक्स तो पढ़ने को मिलेगा, तो वो फिर इंग्लिश में ही मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, इसलिए मैं साथ में इंग्लिश यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, जितना पॉसिबल है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमें निकालना है, वो भी स्थिति सदिश के पदों में। तो वो भी हेडिंग डाल लेते हैं, जो कि दूसरी हेडिंग है ये ना। पिछली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो हमारी जरूर देखिए आप, स्थिति सदिश के पदों में। आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बस ध्यान से समझिए स्थिति सदिश के पदों में। अब इसको क्या कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्या, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, तो भाई पोजीशन वेक्टर के केस में दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम का व्यंजक अब हम निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको फिगर बनाकर समझा दे रहे हैं साइड में। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष एंड जेड अक्ष। ओके, अब यहां पर माना दो कण, चलिए थोड़ा सा यहां नहीं देखे, यहां पर ले लेते हैं। फिगर अच्छा होना चाहिए और आपको दिखना भी चाहिए साथ साथ, उसी हिसाब से बनाना। ये दो कण हैं और इसको जो है हम मूल बिंदु O से, ये है मूल बिंदु O, मूल बिंदु O से इसको मिलाते, इसी तरह इसको। ओके, दिख रहा होगा आपको। ओके, तो इस कण का द्रव्यमान m1 है और इस कण का द्रव्यमान क्या है, ओके। देन
ये F12 फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इंटरनल फोर्स, और यहाँ पर भी उसी तरह क्या लग रहा है, यहाँ पर F21 इंटरनल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर मिडिल में क्या है, सेंटर ऑफ मास, मतलब C, क्या C, और ये मूल बिंदु से मिला दिया है। ओके, माना, पहले आपको स्टेटमेंट बताते हैं, है ना, कथन। माना कि मूल बिंदु O के सापेक्ष रेस्पेक्ट, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष कण M1 M2, तो पहले M1 ले लेते हैं, कण M1 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर और कण M2 की स्थिति सदिश R2 वेक्टर, कण M1 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर और कण M2 की स्थिति सदिश R2 वेक्टर। ओके, देन क्या कि सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM, RCM वेक्टर। ओके, क्या होगा, RCM वेक्टर, RCM वेक्टर। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा कथन कि माना मूल बिंदु O के सापेक्ष कण M1 व M2 या कण M1 व M2 द्रव्यमान, या फिर M1 व M2 द्रव्यमान के कण, कोई रटना नहीं है आपको, आपको जो आसान लगे आप वैसे लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो माना, ध्यान से सुनिएगा, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, यहां पर समझ लेंगे तो फिर बस स्पीड में जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आप यहां पर समझ गए तो। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष द्रव्यमान M1 व M2 या कण M1 व M2 की स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। यदि कण के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश, यह द्रव्यमान केंद्र है और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो, तो RCM वेक्टर बराबर होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपान M1 प्लस M2 के, ठीक है। तो आइए अब हम आपको कथन बताते हैं। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष कण M1 व M2 या फिर द्रव्यमान M1 व M2, कण M1 व M2 इधर आ जाएगा की स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा
R2 वेक्टर है। माना मूल बिंदु O के सापेक्ष कण M1 by M2 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। यदि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना द्रव्यमान के लिए, ठीक है। यदि कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र यदि कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपान M1 प्लस M2। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और ये फार्मूला हमको क्या करना है, व्युत्पत्ति करनी है, RCM का व्यंजक हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम आपको व्युत्पत्ति बताते हैं। वैसे आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब आपको हम आगे ले चलते हैं और RCM के व्यंजक को प्राप्त करते हैं। अब हम आपको RCM का व्यंजक व्युत्पत्ति करते हैं और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RCM के व्यंजक की व्युत्पत्ति। Derivation of expression for RCM वेक्टर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। माना M1 M2 द्रव्यमान के दो कण जिनकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। साथ में लिखते चलते हैं। माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण, माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः, माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। और लिख ले रहे हैं यहाँ पर कि द्रव्यमान कण के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश
कण के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM वेक्टर है ना। क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, माना M1 तथा जो जो चीजें हैं हमारे पास, जिन चीजों का हम प्रयोग करके हम फार्मूला निकालेंगे वो सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती हैं। तो माना M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है, कण के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश RCM वेक्टर हैं। यदि किसी क्षण कणों का वेग v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो तो यदि किसी क्षण कणों का वेग v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू, यदि किसी क्षण कणों का वेग v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर दिया जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, और v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर हो तो v1 वेक्टर बराबर क्या होता है, dr1 वेक्टर पर dt, v2 वेक्टर बराबर dr2 वेक्टर पर dt। ओके, तो कणों के वेग v1 तथा v2 वेक्टर dr वेक्टर dr1 वेक्टर अपन dt और दूसरा v2 क्या है, dr2 वेक्टर अपन dt के। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि यहां पर यदि क्या कि कणों, यदि M1 तथा M2 द्रव्यमान के कणों का रेखीय संवेग P1 वेक्टर तथा P2 वेक्टर हो तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वेग लिखा वैसे ही हमें यहाँ पर रेखीय संवेग लिखना है। तो चलिए आगे, यदि M1 by M2 द्रव्यमान के, यदि M1 by M2 द्रव्यमान के कणों का रेखीय संवेग यदि M1 by M2 द्रव्यमान के कणों का रेखीय संवेग P1 वेक्टर तथा P2 वेक्टर हो तो, है ना, क्या लिखेंगे, देखिए समय का फार्मूला तो पता ही होगा, M1 V1 वेक्टर P2 वेक्टर का क्या होगा, M2 V2 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर ये समीकरण कौन सा बन जाएगा, समीकरण 2। अब हम आपको समीकरण 2 के आगे ले चलते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो क्या, यदि यहाँ पर M1 पर, यदि कण M1 पर कार्यरत बाह्य बल लिखते हैं, यदि, भाई फिगर में देखिए आप, और कहीं मत देखिए, फिगर में देखिए, भाई कण M1 पर दो बल लग रहे हैं। सॉरी, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, F1 वेक्टर बाह्य बल और यहाँ पर नीचे से F2 वेक्टर लग रहा है बाह्य बल, ठीक है। तो कण M1 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं यहाँ पर, तो नेट बल क्या होगा M1 पर, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, ठीक है। तो
इसके जस्ट बाद सॉरी क्या होगा, यदि M1 यदि कण M1 पर यदि कण M1 पर नेट बल F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर हो तो यदि कण M1 पर नेट बल F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होगा भाई, कण M1 का क्या है, देखिए समय P1 है ना, तो dP1 वेक्टर अपान dt के बराबर क्या होगा, बाह्य बल के मतलब नेट बाह्य बल F1 वेक्टर प्लस का F12 वेक्टर। ओके, अब इसको हम आगे थोड़ा सा आसान करते हैं। अब हम इसको सरल फॉर्म में लिखते हैं, क्या होगा d/dt P1 वेक्टर के स्थान पर क्या होगा, समीकरण 2 से M1 V1 वेक्टर बाय करके आप देख सकते हैं M1 V1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर F12 वेक्टर। ठीक है, क्या होगा P1 के स्थान क्या रख दिया, M1 V1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। इसको समीकरण क्या बना दिया हमने, 3 समीकरण बना दिया हमने इसको। ओके, इतना लंबा ना लिखे यहाँ पर क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो ये किस पर था, कण M1 पर था। क्या कण M1 पर क्या गति का समीकरण क्या मिला हमें, d/dt M1 V1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। इसी तरह यदि कण M2 पर कौन कौन सा बल लग रहा है, F2 वेक्टर और F21 वेक्टर। यदि कण M2 पर नेट बल F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, यदि कण M2 पर नेट बल F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से इसी प्रकार होगा जैसे समीकरण 3 था। ठीक है, तो सिमिलरली करके ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से समीकरण 3 के रहने दो, समीकरण 3 न लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं d/dt, क्योंकि जितना हम लोग शॉर्ट में करें उतना ही अच्छा है। d/dt M2 V2 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ओके, ये समीकरण कौन सा बन गया,
समीकरण 4। अब आपसे हमने ये क्यों कहा कि शॉर्ट हो जाए कैलकुलेशन तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक का तो हम निकाल चुके हैं ना, आपको बता दिए हैं हम कैसे निकलता है। भाई p1 वेक्टर के स्थान पर बस m1 v1 वेक्टर रखना है, बस सिंपल सा है भाई। 2 लाइन क्या जरूरत लिखने की। आपको एग्जाम में भी अगर आएगा ये क्वेश्चन, इसको करना है आपको आंसर, तो क्या करोगे भाई, ज्यादा लाइनें बढ़ाओगे, कॉपियां भी भरेगी ज्यादा, और टाइम का भी आपको ख्याल रखना है ना, कितने समय में हमको पूरा पेपर करना है सॉल्व, है ना। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। अगर सेम वैल्यू को निकालना है दूसरी बार भी तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ते हैं। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, d/dt m1 v1 वेक्टर प्लस d/dt m2 v2 वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर f12 वेक्टर। इन दोनों के साथ में कर लेते हैं क्योंकि जोड़ने पर एक ही आएगा, ठीक है। f21 वेक्टर प्लस f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, ओके। तो इसको हम समीकरण 5 बना देते हैं और न्यूटन के गति के तृतीय नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम से क्या मिलेगा हमें, F12 इज इक्वल टू माइनस का F21। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट F12 वेक्टर होगा F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू का 0। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर 0 समीकरण 5 में रख देते हैं यहाँ पर, ओके। तो समीकरण इसको 6 बना देते हैं। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 6 का मान पांच में रखने पर भाई इतने का मान 0 रख देंगे तो ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बचेगा ना। तो d/dt m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। भाई d/dt इसमें कॉमन भी तो लिया जा सकता है जोड़ने पर, है ना। तो d/dt हमने कॉमन ले लिया दोनों में, देख लीजिए यहाँ पर d/dt यहाँ पर भी है, d/dt यहाँ पर भी आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो d/dt हमने कॉमन ले लिया, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, तो 0 हम आपको दिखाई देते हैं लिख के, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक ही IQ लेवल के नहीं होते हैं, सबका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। समझने का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए 0 में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। क्या मिला, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और ये 0 हो गया। अब 0 यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, और यहाँ पर
समीकरण 1 से v1 वेक्टर के स्थान पर dr1 वेक्टर बाई dt और v2 वेक्टर के स्थान पर dr2 वेक्टर बाई dt रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर के मान रखने पर, समीकरण 1 से v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर के मान, इसको समीकरण बना देते हैं 7। समीकरण 1 में 1 से v1 वेक्टर तथा v2 वेक्टर के मान समीकरण 7 में रखने पर क्या मिलेगा? देखिए d बाई डी टी ऐसे उतार लिया, m1 v1 वेक्टर के स्थान पर क्या आ जाएगा? dr1 वेक्टर पान dt के प्लस m2 dr2 वेक्टर अपन dt के, ओके। और इधर क्या बचेगा? f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, ओके। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे? d बाई डी टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m1 d2 बाई डी टी स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस m2 d2 बाई डी टी स्क्वायर r2 वेक्टर के बराबर f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बराबर f वेक्टर के, क्या? f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बराबर f वेक्टर के। चूंकि यहां पर बाह्य बल, यहां पर कुल द्रव्यमान का जो कण पर लगने वाला कुल नेट बल है वो क्या है? बाह्य बल F वेक्टर है। तो यहां पर निकाय पर यहां पर निकाय पर लगने वाला नेट बाह्य बल F वेक्टर है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या? देख लीजिए आप, m1 d2, यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, d2 बाई डी टी स्क्वायर और यहाँ पर d2 बाई डी टी स्क्वायर दोनों में क्या है? कॉमन है ना, तो सीधा कॉमन लेके लिखें, है ना। क्या होगा? d2 बाई डी टी स्क्वायर कॉमन ले हो जाएगा पूरे में, और क्या मिलेगा हमें? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बराबर इधर क्या मिलेगा? ओके। ये समीकरण कौन सा बन जाएगा? ये 7 है, तो इसको हम क्या बना देंगे? 8 नंबर। ओके। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम समीकरण 8 में जो है m1 प्लस m2 से गुणा करेंगे बाएं पक्ष में और m1 प्लस m2 से भाग करेंगे। तो समीकरण 8 में 8 के बाएं पक्ष में m1 प्लस m2 से गुणा तथा भाग करने पर क्या मिलता है हमें? m1 प्लस m2
ओके, और d2 बाई dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपन m1 प्लस m1 प्लस m2 से गुणा किया और m1 प्लस m2 से भाग किया, बराबर का क्या f वेक्टर। समीकरण 9 बन गया। यदि निकाय का कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो, कहाँ? द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो, यदि निकाय का कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 द्रव्यमान यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र पर m1 प्लस m2 स्थित हो तथा इसकी स्थिति सदिश हो, तथा इसकी स्थिति सदिश तथा इसकी स्थिति सदिश RCM वेक्टर हो तो बाह्य बल F वेक्टर के अंतर्गत, बाह्य बल F वेक्टर कहाँ? ये बाह्य बल F वेक्टर के अंतर्गत संपूर्ण क्या? संपूर्ण द्रव्यमान की गति का समीकरण क्या होगा? F वेक्टर बराबर m1 प्लस m2 और d2 बटे dt स्क्वायर RCM वेक्टर, ये होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं F वेक्टर, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर या करके क्या m1 प्लस m2 d2 बाई dt स्क्वायर RCM बराबर का, ये समीकरण क्या बन जाएगा? 10। समीकरण 9 और 10 की तुलना करने पर यहाँ पर करते हैं, समीकरण 9 तथा 10 की तुलना करने पर समीकरण 9 और 10 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 d2 बाई dt स्क्वायर RCM वेक्टर और इसके स्थान पर ये और इक्वल टू F वेक्टर। तो यहाँ पर RCM वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2 वेक्टर के, ये हमारा क्या है? फार्मूला है द्रव्यमान, ये दो कणों का या दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का फार्मूला है। ठीक है, दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र स्थिति सदिश का फॉर्मूला है। व्यंजक है
दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश का व्यंजक है। ठीक है, तो हमें आप कथन में देख सकते हैं बैक करके वीडियो को, RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m1 प्लस m2 के, यही हमारा दो कणों के निकाय का स्थिति सदिश में दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक है। स्थिति सदिश में दो कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इसकी व्युत्पत्ति करने के लिए पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। अब हम आपको इसके दो केसेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।